प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कन्यादान। तो कन्यादान कविता के रचयिता कवि ऋतुराज हैं। तो कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी के विवाह के समय अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर कुछ अलग सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज की जो व्यवस्था है उसके द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी एक प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। प्रतिमान अर्थात एक मानदंड, और वे मानदंड आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। अर्थात स्त्रियों से सिर्फ त्याग, ममता और आदर्श की ही जो उम्मीद समाज के द्वारा की जाती है वह स्त्रियों के लिए एक बंधन के समान बन जाते हैं। स्त्रियों की जो कोमलता है उस कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है, तो उनकी कोमलता को कमजोरी मानकर उपहास किया जाता है। तो लड़की जैसी न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है कि लड़की जैसा न दिखाई देना अर्थात होने वाले हर अत्याचार का डटकर विरोध करना, इसमें इसी आदर्शीकरण का विरोध किया गया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण वह बेटी अपनी माँ को अंतिम पूंजी के समान लगती है, अंतिम संपत्ति, कि मानो उसके विवाह के बाद माँ के पास कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा। तो बेटी अपनी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ ने अपने जीवन में जो पीड़ाओं का अनुभव किया उसी की ही प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। तो इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है कविता कन्यादान। तो अपनी बेटी का विवाह के समय, कन्यादान करते समय एक माँ का दुख बहुत वास्तविक था। तो इसी को प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका यानी एक माँ का। तो बेटी का कन्यादान करते समय एक माँ का दुख इतना वास्तविक था कि लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, कि बेटी को दान में देते हुए उसका कन्यादान करते समय माँ को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अपनी अंतिम संपत्ति ही दान में दे दी हो, क्योंकि माँ अपनी बेटी से ही अपने सारे सुख दुख बांटा करती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी समझदार, अर्थात लड़की अभी बहुत समझदार नहीं थी, वह दुनियादारी की बातें नहीं जानती थी। अभी वह इतनी भोली सरल थी, वह लड़की स्वभाव से बहुत भोली थी और सरल स्वभाव वाली थी, कि उसे सुख का तो आभास होता था कि वैवाहिक जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हैं, इस बात का तो उसे एहसास था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचना मतलब व्यक्त करना। तो दुख बांचना यहाँ पर तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन में दुख भी आ सकता है, इस बात का उसे एहसास नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो वह कुछ तुकांत पंक्तियों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही कविता समझती थी। अर्थात उसे वैवाहिक जीवन के सिर्फ सुख ही सुख की कल्पना थी। जीवन में दुख आ सकता है, इस बात का उसे एहसास नहीं था। वह कुछ तुकांत पंक्तियों और लयबद्ध पंक्तियों को ही कविता समझती थी, अर्थात सिर्फ सुख ही सुख की उसे कल्पना थी। तो माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब मोहित होना। तो माँ ने अपनी बेटी को कन्यादान के समय शिक्षा देते हुए कहा कि तुम पानी में झांककर अर्थात अपने रूप सौंदर्य को देखकर, अपने चेहरे को देखकर, रूप सौंदर्य को देखकर तुम मोहित नहीं होना, क्योंकि रूप सौंदर्य अधिक समय तक लोगों को प्रभावित नहीं करता। आग रोटियां सेकने के लिए है, कि आग रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात
अपने कर्तव्यों का भोजन बनाकर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए है। तो आग रोटियां सेककर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग जलकर कायरता प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ ने कहा कि तुम वस्त्र और आभूषणों के मोह में नहीं पड़ना, क्योंकि ये स्त्री जीवन के बंधन है और वे स्त्रियों के शोषण के अस्त्र हैं। तो तुम वस्त्र और आभूषण के मोह में नहीं पड़ना, क्योंकि वह स्त्री जीवन के बंधन है, उनके शोषण के अस्त्र हैं। तो माँ ने शिक्षा देते हुए कहा कि लड़की होना यानी लड़की होना अर्थात तुम अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना, वैवाहिक जीवन में आने वाले अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना इसका अर्थ है कि यदि तुम पर कोई अत्याचार हो तो तुम उन अत्याचारों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना और उन अत्याचारों का डटकर सामना करना। तो माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहा कि तुम लड़की होने के नाते तुम अपने गृहस्थ जीवन में आने वाले सभी कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन यदि तुम पर कोई अत्याचार हो तो तुम उन अत्याचारों को बिल्कुल भी सहन न करना, उनका डटकर सामना करना। तो इस तरह एक माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से अलग कुछ हटकर उसे सीख दी। तो यह था कविता का भावार्थ। कविता यह मुक्त छंद की कविता है। भाषा सरल और सहज है। क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग है इसमें, जैसे सयानी, फिर बाँचना, रीझना, ये क्षेत्रीय बोली के शब्द हैं। अलंकार इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है कविता में कई जगहों पर, और जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी, यहाँ पर जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ साथ यह कविता नारी जागृति के लिए प्रेरित करती है। तो यह था कविता का भावार्थ। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।